आज शेफाली 2 महीने की लंबी बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। शेफाली की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से शेफाली के लिए टिफिन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और शेफाली के करीब पहुंची तो शेफाली ने उसे गले लगा लिया। शेफाली की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से मायानगरी मुंबई के पौष इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो शेफाली पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज दिस, ये किस जमाने में जी रही है, गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये हाईटेक युग है, हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अभिजीत ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो शेफाली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर लो, मैं मान लूंगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही जेठानी शेफाली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली शेफाली को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। शेफाली अपने देवर अभिजीत की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी, लेकिन अभिजीत ने उसकी एक न सुनी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वो देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। शेफाली किटी पार्टियों, शॉपिंग और पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वो चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडर्न लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। लेकिन जब अभिजीत ने देहाती लड़की से शादी कर ली तो शेफाली के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वो जल भुनकर रह गई। अभिजीत मेडिकल का छात्र था। जब वो एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र समीर के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वो पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अभिजीत को पहली नजर में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर फैली हुई हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़ियां, हरे भरे गहने पेड़ों पर कलरव करते पक्षी और उनकी छांव में डांस करते मोर, अमराइयों में कूकती कोयल, इन सब ने अभिजीत को इतना प्रभावित किया कि वो शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अभिजीत ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अभिजीत की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वंदना थी। समीर के विवाह के बाद अभिजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी। उसने समीर के पिता शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद जी की बड़ी बेटी है। वे रिटायर्ड अध्यापक हैं जो 2 वर्ष पहले ही रिटायर हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं पास कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारी, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज बहुत ही मीठी और सुरीली है। वो बहुत अच्छा गाती है। समीर के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अभिजीत, एक बात मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने राम प्रसाद की नींद हराम कर रखी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। पिछले साल पंडित जी की पत्नी का बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया पर उससे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई।
शिवशंकर प्रसाद ने अभिजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अभिजीत, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारी हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अभिजीत के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो जल्द से जल्द मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने कुछ देर के बाद कहा, बेटा कोई फैसला लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आना। जरूर अंकल, मैं कोई फैसला लेने से पहले अपने माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज रूप से देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, समीर के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहें तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अभिजीत उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अभिजीत ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो शेफाली भाभी नाराज हो गईं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अभिजीत, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अनपढ़ और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाई फाई। अभिजीत मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर शेफाली ने अभिजीत की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए शेफाली मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अभिजीत के बड़े भाई रोहन ने शेफाली को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक शेफाली अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद अभिजीत अपने माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंच गया। वंदना सभी को पसंद आ गई। अभिजीत की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट विवाह हो गया। शेफाली की नाराजगी के बावजूद वंदना इस घर की बहू बनकर आ गई। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी शेफाली की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वो बात बात पर वंदना पर ताने कसती थी, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वो शेफाली के तानों पर चूं तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। वंदना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, इसलिए उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता, ये परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। शेफाली एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, इसलिए वो हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से शेफाली इस कदर नाराज थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। शेफाली के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर शेफाली के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्द ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने शेफाली की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। शेफाली ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से शेफाली को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फोन आते ही अभिजीत और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। शेफाली के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अभिजीत ने देखा कि शेफाली आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वो अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वो घबराकर बेहोश हो गई हैं।
उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में शेफाली को होश आ गया। डॉक्टर ने अभिजीत को इशारे से अंदर बुलाया। अभिजीत ने शेफाली को बताया कि वे बिल्कुल न घबराएं, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अभिजीत को बताया कि शेफाली के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अभिजीत ने फोन पर रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद शेफाली को अस्पताल से छुट्टी मिली। अभिजीत और वंदना के साथ शेफाली घर पर आई। घर के दरवाजे पर शेफाली को रोककर वंदना ने कहा, भाभी, अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। शेफाली की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूंधे कंठ से बोली, वंदना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मीठी बोली और अच्छे व्यवहार से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे अभिजीत की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अनपढ़ हो सकती है, मगर संस्कारहीन नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूर्त हो। वंदना, प्लीज पहले तुम मुझे माफ कर दो, तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो आपका बड़प्पन है भाभी। कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और अभिजीत को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अभिजीत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉग बाजी। आप सब भीतर आ जाइए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ शेफाली की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है, वंदना ने कहा। ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए शेफाली ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।